अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज 29 अप्रैल 2024 पीर की जनाब दोपहर है और इस वक्त बड़ी अहम तरीन खबरें जो हैं वो आ गई हैं। ये खबरें जनाब शायद चेयरमैन पीटीआई के लिए तो ज़्यादा अहम ना हो, लेकिन ये खबरें पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान की अदलिया के लिए बहुत अहम है। और दूसरा, इसका अंदाज़ा आप ये इस बात से लगा लें कि एतजाज़ एहसन जो सीनियर जनाब कानूनदान हैं वो अदालत में मौजूद थे और ये सारी पेशरफ्त होने के बाद उनके जो पहले रिमार्क्स थे, पहला जुमला था, उन्होंने कहा जज साहब आज मेरा कद 20 फुट ऊंचा हो गया है। मतलब इस किस्म के उन्होंने जो रिमार्क्स दिए बहुत हौसला अफजा। और दूसरी तरफ जनाब पीटीआई ने स्ट्रेटजी भी चेंज की है। जनाब क्या किया है कि घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है और एक तरफ तो उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए जो उन्हें बंद होने से नुकसान पहुंचा रहे थे, और दूसरा अब उन्होंने एहतजाज के हर ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से जनाब बात करेंगे। और दूसरा, जो डिप्टी वजीर आजम बने उनके हवाले से भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की। आपको पता है कि ये जनाब वीडियो लीक्स केस के हवाले से ये समाप्त कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो इनके तीन स्टांसेज हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। नंबर एक, तो इन्होंने ऑडियो वीडियो लीक्स पर इन्होंने काम किया और शिकंजा सख्त कर दिया। इन्होंने कहा जी ये बाद में हम देखेंगे कि उसमें कहा क्या गया है, लेकिन जो जजेस की वीडियो लीक्स हुई हैं पहले उसका सोर्स बताया जाए कि ये वीडियो कहां से, ऑडियो कहां से लीक्स हो रही हैं। और इससे जनाब हुकूमत कहते हैं ना जैसे गर्दन तक आ गई है, वो उस तक आ गई है। दूसरा, जो पिछले दिनों जनाब इन्होंने नजरबंदियों के अहकाम जारी किए, सिर्फ एक डीसी को, बशीर मेमन को, जनाब उन्होंने इरफान मेमन को निशाना बनाने का अभी सिर्फ सोचा है। तौहीन अदालत की जनाब अब अभी सिर्फ पेशरफ्त हुई है, इब्तदाई सजा सुनाई गई है कि लाला हो गई है जनाब। और ये लोग अब जनाब अब क्या है, उन पर अटैक किया गया। अटैक क्या किया गया? चार जनाब आपको पता है महकमों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर अटैक किया। उनमें पैमरा थे जिन्हें पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी। दूसरा पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो टेलीफोन वगैरह को डील करता है, पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डील करता है, पैमरा। तीसरा एफआईए जो हमारी वफाकी एजेंसी है, जनरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से। इन चारों की चारों ने जनाब दरखास्तें दी। अब चारों दरखास्तें देने का मकसद ये था कि जज साहब को प्रेशर में लाया जाए, अदलिया को प्रेशर में लाया जाए। और उनसे कहा गया कि चूंकि आप जनाब 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से आपने लेटर लिखा है, लिहाजा आप यहां से अलहदा हो जाएं। इस पर जनाब जो स्टांस लिया है वो जबरदस्त लिया है। और इनको जनाब ना सिर्फ जुर्माने किए हैं बल्कि उनके गिर्द और शिकंजा सख्त हो गया है। इन पर और जनाब फर्द जुर्म ये क्या हुआ जी, 5-5 लाख रुपए। ना सिर्फ इनकी दरखास्तें खारिज हो गई, 5-5 लाख रुपए जुर्माना। और साथ उन्होंने कहा जी बताओ तो केड़े अफसर ने जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम जनाब इस किस्म की दरखास्तें लाओ। ये और तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से उन्होंने इंदिया दे दिया है। मैं जनाब बताता हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को ऑडियो लीक से अलग करने के हवाले से 4 दरखास्तों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए इन दरखास्तों को खारिज कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत करते हुए कहा कि एफबी, एफआईए, पीटीए सीरियस इदारे हैं। उनकी दरखास्तें सुनकर फैसला करूंगा। जिनमें मुझ पर एतराज किया गया है, किसने इनको दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने जवाब दिया कि एफआईए ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। एतराज है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदालत में मुदाखलत का खत लिखा, लिहाजा वो केस ना सुने। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आईएससी के मामले से एफआईए का क्या ताल्लुक है? पहले ये बताओ कि हमने जो इतराज किया है वो तो आईएसआई पर किया है, ये एफआईए दरमियान में क्यों कूद कर आ गई? क्या आईएसआई की ये जो एफआईए है, क्या आईएसआई की प्रॉक्सी है? उन्होंने सवाल उठाया। तुम उनके फ्रंटमैन हो, तुम क्यों कहां से आ गए हो जनाब, किस 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 अंदाज में? जस्टिस शौकत सिद्दीकी ये जो इल्जामात हैं इस अदालत के जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जजेस ने कहा कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्जामात की तहकीकात करने को सपोर्ट करते हैं। आपने खत का जो हिस्सा पढ़ा ये आईएसआई से मुतल्लिक है, एफआईए से मुतल्लिक नहीं। क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने में कोई किरदार है? आगे जनाब पकड़े गए। उन्होंने कहा जी बताओ किसने जनाब तुम्हें कहा था? तो जनाब इन्होंने जनाब एक बंदे का नाम लिया कि जनाब हमें तो फलां ने कहा था। इसी तरीके से आईबी के हवाले से उन्होंने पूछा
कि दरखास्त किसकी मंजूरी से, तो उन्होंने कहा जी जॉइंट डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो तारिक महमूद साहब ने, उन्होंने कहा जी पर्सनली जाती हैसियत में आ जाएं। इन सब को जनाब उन्होंने 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। तो ये जो तसव्वुर कर रहे थे ना जी कि हम प्रेशराइज करेंगे और अदालतें इनके दबाव में आ जाएंगी, जस्टिस बाबर सत्तार हैं भी अकेले, वो दबाव में आ गए, उनके खिलाफ मतलब इन्होंने कौन कौन सी मीडिया मुहिम नहीं चलाई। जस्टिस बाबर सत्तार पहले टीवी चैनल्स पे आते थे, मतलब आके वो रिपोर्ट कार्ड में बाकायदा मुईद पीरजादा के साथ वो काफ़ी उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए, चोटी के वकील और बेहतरीन वो वकालत करते थे, अच्छी फीस लेते थे, उन्होंने बहुत सारे एसेट्स बनाए। अब उनकी जायदाद ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों की है, और ये वो वाहिद शख्स है, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी जज बनने की। ये शख्स सिर्फ अदलिया की मोहब्बत में, वो क्या क्या कहते हैं जी कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सुरों ने वो कर्ज चुकाए कि जो वाजिब भी नहीं थे। ये तो बड़ा आसान था कि इनको जनाब अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिंदगी छोटी है और मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, और इनका ख्याल में जुडिशरी में बैठकर बेहतर मामलात को चीज़ों को टैकल कर किया जा सकता है। तो जनाब 2005 से आए 19 साल हो गए इनको वहाँ पर बैठे हुए, जनाब ये करते हुए जो जजेस में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए। तो अब जनाब इन्होंने उनको ब्लैकमेल करना चाहा। और एक बात याद रखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लैकमेल करने से दब जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाशमूल इमरान खान जैसे मिसाल है, कि उनको आप जितना दबाओगे, जितना उनको मुश्किल में डालोगे, उनकी सलाहियतें बेहतर निखर कर आती हैं। तो मैं समझता हूँ जस्टिस बाबर सत्तार की भी ऐसी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा जी आओ, उन्हें परवाह नहीं है, यकीन करें उन्हें परवाह नहीं, उनके बच्चे सेटल, सब कुछ ठीक है, उनका कोई कोई मसला नहीं है, और वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो ये पहला केस ही तो उनके पास आया है, और ये कहते डरा दें, अब आए ना आए, और बाकी महकमे भी आए, आकर इतराज करें, उनके अंदर जुर्रत है तो आकर इतराज करें, कोई रेफरेंस लाएं जनाब, लाएं, कोई बात नहीं। और अगर झूठा सच्चा रेफरेंस, मेरी बात आज याद रख लें, नोट करके रख लें जनाब, कोई झूठा सच्चा रेफरेंस जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ लाया गया और इन्हें निकालने की कोशिश की गई, लोग पुरानी सारी वकला तहरीकों को भूल जाएंगे। कौम इस वक्त बिखरी हुई है और उन्हें सिर्फ लीडरशिप की जरूरत है, और जस्टिस बाबर सत्तार अगर खड़े हो जाते हैं पूरी कौम इनके साथ होगी। आप इमरान खान को देख चुके हैं कि जनाब उनके साथ लोग खड़े हो गए, उन्हें जेल में डाला हुआ आपने, लेकिन उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। तो ये जनाब बहुत बड़ी पेशरफ थी। जो ये तवक्को कर रहे थे कि डर जाएंगे, हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उन सब की जनाब सारी की सारी जो उम्मीदें थी खाक में मिल गई हैं, पानी में बह गई हैं जनाब, अब खत्म हो गया है। बहरहाल ये केस बहुत अहम है, अब देखते हैं आगे किस तरफ चलता है। और बहरहाल मेरा ख्याल में, मेरे जो सुनने वाले हैं, कि हर शख्स को जस्टिस बाबर सत्तार के साथ सोलिडेरिटी दिखानी चाहिए, उनसे इजहार यकजहती करना चाहिए, जिस सतह तक भी आप बात कर सकते हैं। आपका असर जनाब आप चंद लोगों तक है, चंद हजार लोगों तक है, उन सबको बताएं कि ये बहुत अहम मूवमेंट है। बहुत कम जज हैं जनाब जो इस तरह खड़े हो जाते हैं। देखें जस्टिस इफ्तिखार झूठी मुट्ठी का खड़ा हुआ था, हालांकि उन्हीं का परवरदा था, और उसके बाद वो किस तरीके से उसने मुस्लिम लीग नून के लिए रोल प्ले किया सबको पता है। लेकिन इस किस्म के जो जज हैं अगर ये खड़े हो जाएं तो ये पाकिस्तान को संवार देंगे, यकीन करें, पाकिस्तान के बनाने का मकसद हासिल हो जाएगा। तो आपका असर रसूख आपकी गली तक है, आपके मोहल्ले तक है, आपके इलाके तक है, अपने घर तक है। लेकिन जिक्र करें, अपने बच्चों को बताएं, अपनी बीवी को बताएं कि ऐसे जज भी होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कौम का खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। अगली जनाब बात कि पीटीआई तहरीक इंसाफ ने जनाब कश्तियां जलाने का फैसला किया है, और जब कश्तियां जलाई जाती हैं ना तो आपके पास एक ही होता है ऑप्शन कि आपने कामयाबी हासिल करनी है, आपके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वो क्या हुआ है जनाब कि अब बाकायदा साहिबजादा हामिद रजा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो बाकायदा सरबराह हैं, उन्होंने कहा है जी कि अब हमें मसलियत का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अब हमें इस्तीफों पर भी गौर करना चाहिए। कौमी असम्बली से इनके पास 100 से ज्यादा सीटें हैं, और इनकी जो स्पेशल सीटें हैं वो 30 इनकी उन्होंने मार दी हैं, मतलब दे नहीं रहे। और इसके अलावा वैसे तो इनकी 80 सीटें बनती हैं, वैसे इस तरह टोटल देखा जाए 225 सीटें बनती है, 2/3 अक्सरियत इनकी बनती है जनाब। लेकिन चलो 2/3 ना सही, तो ये जो सीटें मार के बैठे हुए हैं, मतलब मजाक है कि आपकी जनरल सीटें कम है और आपकी जो मखसूस रिश्ते हैं उनसे ज्यादा हैं। तो ये जनाब उन्होंने ऑप्शन दे दिया है
उन्होंने कहा जी पहली बात तो हमें इस्तीफे पर गौर करना चाहिए, ऑप्शन सामने रखना चाहिए। ये जो एक कंसेप्ट है ना कि अब हम असम्बलियां नहीं छोड़ेंगे, इससे लोग नेगेटिव किस्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं जवाब हमारी हमारी सोच को। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि एक शरीफ आदमी होता है ना जी, जब उनसे लड़ाई हो रही हो तो उन्हें पता है जनाब ये लड़ेगा ही नहीं, वो उसकी बुजदली और उसकी कमजोरी बन जाता है। अब पीटीआई से ये कि चूंकि ये पिछले 16 महीने के डसे में इस्तीफा देकर गए थे और उसके बाद पार्लियामेंट का गलत इस्तेमाल हुआ और 16 महीने बगैर जनाब पीटीआई आधी पार्लियामेंट के साथ इन्होंने गुजारा कर लिया, तो अब भी शायद हो जाए। पहली बात तो ये कि वो 16 महीने थे, अब 5 महीने 5 साल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब ऑप्शन ही आप रूल आउट कर देंगे कि नहीं जी इन्होंने हर सूरत रहना है, इन्होंने बाइकआउट करना नहीं, इन्होंने अंदर रह के नारेबाजी करनी है, तो आपके ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं। सिमिलरली जनाब, जब आप ये कहते हैं कि जनाब फलां से बात नहीं करेंगे हम, तो फिर भी ऑप्शन आपके पास महदूद हो जाते हैं। तो इस मरतबा जनाब पहली मरतबा बहुत बड़ा कार्ड खेला है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा है जी कि हम बाकायदा किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, नंबर 1, लेकिन हमारी शराइत पर होंगे, डील नहीं होगी, हमारी शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। और दूसरा, हम इस्तीफों समेत दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर कर दिया। इससे जनाब गला घुट गया है, गला घुट गया यकीन करें हुकूमत का। और साहबजादा हामिद रजा ने यह नहीं कहा, आपको पता है कि पंजाब में ऐसे कमी महसूस हो रही है जैसे लीडरशिप की हो, उनको अगर कोई पूरा कर रहा है तो वकास अकरम, शेख वकास अकरम जंग वाले और फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा खुल के आए हैं, खुलकर बात कर रहे हैं जनाब। लोग पूछते हैं ना जी कि असम्बलियां आप नहीं चलने देंगे तो जनाब बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, और वो जवाब कहते हैं नहीं 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 हम तो चलने देंगे। ये खुल के कहते हैं नहीं जी नहीं चलने देंगे, कर लो जो कुछ करना है, नहीं चलने देंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने कहा जी हम आएंगे इस्लामाबाद पर कब्जा कर हुकूमत गिरा देंगे। तो ये हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं जी, कुछ लोग डिफेंसिव, नहीं 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 जी हम तो एहतजाज की बात करें। हामिद रजा ने कहा नहीं जी हुकूमत गिरा देंगे, कर लो जो कुछ करना है। तो बात यह है कि जब इस तरीके से आप, ये है इस किस्म की क़यादत की जरूरत है। और जरा आकर खुलकर आए तो सही, हमारी जो कौम है उन्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। बहरहाल ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। आखिरी बात जनाब छोटी सी और करता हूं, वो था कि नायब वजीर आजम बनाया गया इसहाक डार साहब को। इस पर जो हुकूमती रद्द-ए-अमल था कि नहीं जी आप किसी को भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं जनाब, अरकान पार्लियामेंट होते हैं तो उनको बना लें। साबिका भी मिसालें में चौधरी परवेज लाई है जी, नुसरत भुट्टो भी जनाब नायब वजीर आजम रही, खुद जुल्फकार भुट्टो भी 13 दिन के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की चूंकि पहले बहुत सारी मिसालें हैं, अब जनाब नई बात आई है कि नई मिसालें नहीं है। पहले जितने भी लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने वो सारे के सारे रुकने कौमी असम्बली थे, लेकिन इसहाक डार रुकने कौमी असम्बली नहीं है, ये सेनेटर हैं। अब सेनेटर अगर वजीर आजम नहीं बन सकता तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है, नायब वजीर आजम कैसे बन सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है जनाब। इस सवाल ने हुकूमतों के अंदर जनाब वो जिसे कहते हैं ना जी तारें हिलाकर रख दी हैं, और वो सोचने पर मजबूर हुए हैं कि अब इसको कैसे किस तरीके से टैकल किया जाए। मुख्तलिफ जनाब जो हमारे माहिरीन कानून हैं उन्होंने बाकायदा इस पर खुलकर जनाब बात की है। उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, इस तरह से नहीं बन सकता। इस हवाले से जनाब मुख्तलिफ माहिरीन कानून है, सीनियर रहनुमा है जनाब, तबसरा करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने जनाब कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। आरफा नूर कहती हैं इसहाक डार नून लीग में एक ताकतवर शख्सियत हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में इसहाक डार ने लंदन में बैठे बिठाए मिफ्ता इस्माइल को ओहदे से हटा दिया था, और वैसे भी, लेकिन यहाँ पर कानूनी तौर पर उन्हें मुश्किलात सामने आ सकती हैं। और अगर इसका चूंकि कानूनी तौर पर इसका बाकायदा कोई नहीं है, कानून में है ही नहीं, अगर ये लोग चले जाते हैं अदालतों में, बड़ी अदालतों में, तो ये पहले तो कहते थे चूंकि नज़ीर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अब वो प्रेसिडेंट तो खत्म हो गई, पहले कोई ऐसी नज़ीर है नहीं, ऐसी कोई मिसाल है ही नहीं, तो जनाब इनके लिए मुश्किल बन सकती है। तो ये जनाब ओवरऑल सिनेरियो को जैसे मैंने कहा मैं अर्ज करूं तो हुकूमत के दिन आए दिन उनकी गर्दन के गिर्द शिकंजा सख्त हो रहा है, और जो अडयाला का जनाब जेल का बासी है, कैदी नंबर 804 है, उसके लिए मुश्किल, उसके लिए ज्यादा आसानियां पैदा, यानी अनदेखे तौर पर आसानियां पैदा हो रही हैं। वैसे तो आज उनसे
मीडिया से मुलाकात नहीं करने दी गई, इसकी तफसील इंशाअल्लाह आपको आइंदा व्लॉग में बताएंगे। ये जनाब अब तक की हमारी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।